तो गाइस आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं मंडे नाइट रॉ की व्यूवरशिप से। वैसे तो कल की वीडियो में मुझे ये कवर कर देना चाहिए था, लेकिन कल मैं इसको कवर करना भूल गया था। तो दोस्तों जो इस वीक की मंडे नाइट रॉ थी उसकी व्यूवरशिप आई है 1.599 मिलियन व्यूवर्स। मतलब फिर से ये जो रेटिंग है ये 2 मिलियन से नीचे है। तो स्मैकडाउन की रेटिंग तो जो है वो 2 मिलियन से ऊपर ही रहती है, लेकिन रॉ का शो जैसा भी हो यहाँ पर जो रेटिंग है दोस्तों वो 1.5 के राउंड अबाउट ही रहती है। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे मुझे आप बता सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों अब हम बात करते हैं टोनी खान की। तो दोस्तों रिसेंटली WCW के वेटरन कोनान ने यहाँ पर स्पेकुलेट किया है कि हमें पता है कि टोनी खान जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो WWE के बारे में बोलते हैं और वो अपने सुपरस्टार्स को जो है वो काफ़ी जो है उन्होंने इस हवाले से कहा हुआ है कि काफ़ी जो है वो नेगेटिविटी फैलाते हैं। तो इस पर जो हमारे वेटरन हैं उन्होंने यहाँ पर कहा कि मुझे लगता है कि टोनी खान का ऐसा मानना है कि किसी को भी इस टाइम मेरी कंपनी के ख़िलाफ़ कुछ भी नहीं बोलना चाहिए। अब इसकी रीज़न जो है उन्होंने कहा कि इमेज भी हो सकती है कि उनकी बैड इमेज ना हो जाए इनकी कंपनी की, लेकिन उनकी वैसे अपनी इमेज बैड होती है, इससे उनको फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन उनको ऐसा लगता है कि अगर मेरी कंपनी के बारे में कोई बुरा भला बोलता है तो उससे एम्बैरेसमेंट होती है और वो इस बात से डरते भी हैं कि कहीं उनका टैलेंट जो है वो उनकी कंपनी को छोड़कर WWE के पास ना चला जाए। लेकिन यहाँ पर उन्होंने कहा कि इस बात से इतनी डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम जो भी सुपरस्टार्स को लेके आते हो तो वो कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर तुम लेके आते हो और कॉन्ट्रैक्ट इसीलिए होता है ताकि कोई भी जो है वो बीच में छोड़ कर ना जा सके। तो आप क्या इससे एग्री करते हैं? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सैमी गवारा जो है वो काफ़ी ज़्यादा ट्रैश टॉक कर रहे हैं। उनका शॉन स्पीयर्स के साथ भी पंगा हुआ और उसके अलावा उनका एंड्राडे के साथ भी पंगा हुआ। तो दोस्तों इसी के बारे में जो हमारे MJF है दोस्तों उन्होंने भी ट्विटर पर अपनी ट्वीट किया जिसमें उन्होंने सिर्फ लिखा सैमी और आगे उन्होंने एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया। मतलब वो यहाँ सैमी को शायद समझाना चाह रहे हैं कि तुम जो है वो ज़्यादा बोल रहे हो तो तुम्हें इस तरह से नहीं करना चाहिए। लेकिन कुछ देर बाद ही उन्होंने अपनी ये ट्वीट डिलीट कर दी। तो बहरहाल ये रिएक्शन था MJF का। नेक्स्ट दोस्तों अब हम बात करते हैं बॉबी लैशली की। तो दोस्तों हमें पता है कि रेसलमेनिया 23 के बाद बॉबी लैशली को फायर कर दिया गया था। तो अब इसके पीछे रीज़न सामने आई है कि जो बॉबी लैशली है दोस्तों उन्होंने काफ़ी ज़्यादा पैसे मांगे थे, $500,000 मांगे थे उन्होंने जो विंस मैकमैन है उनसे। तो इसकी वजह से उन्होंने कहा कि जब जो बॉबी लैशली है वो इतना अच्छा रेसल भी नहीं करते थे, अब वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। तो इस वजह से जो विंस मैकमैन है उन्होंने यहाँ पर लैशली को बुलाया और यहाँ पर उनको सिंपली कहा कि यू आर फायर्ड। तो ये काफ़ी जो है वो एक अजीब सी रीज़न थी। बात करते हैं दोस्तों अब हमारे वाइपर रैंडी ऑर्टन की। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि कुछ सालों पहले जब रूसेव ने दोस्तों अपना डेब्यू किया था मेन रोस्टर पर, तो उस वक्त उनका कितना स्टॉक हाई था और उन्होंने जो है वो सबको ही वो हरा देते थे। और यहाँ पर जॉन सीना वो पहले बंदे बने थे जिन्होंने उनको हराया था। तो दोस्तों यहाँ पर एक रिपोर्ट सामने आई है कि रैंडी ऑर्टन से भी उस वक्त जो हमारे इस टाइम मीरो या रूसेव हैं उनसे मैच लड़ने के लिए कहा गया था और रैंडी जो है वो तैयार हो गए थे कि रूसेव उनको 10 सेकंड्स के अंदर अंदर हरा दें। तो यहाँ पर मतलब जो रैंडी ऑर्टन है हमारे दोस्तों वो कितने ज़्यादा जो है हमारे जो कोऑपरेटिव हैं और किस तरह से वो बाकी जो भी सुपरस्टार्स हैं उनको ओवर करना चाहते हैं। तो मतलब यहाँ पर उन्होंने कहा कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर कोई 10 सेकंड में भी मुझे हरा दे। तो रॉड डॉग ने ये चीज़ रिवील की। तो ये काफ़ी जो है वो एक इंटरेस्टिंग चीज़ थी जो कि हमें रैंडी ऑर्टन के बारे में पता लगती है। नेक्स्ट दोस्तों अब हम बात करते हैं हमारी ब्लड लाइन की। तो दोस्तों डेव मेल्जर की एक रिपोर्ट आती है जिसके मुताबिक ये कहा जा रहा है कि ब्लड लाइन सिर्फ रिंग में नहीं बल्कि आउटसाइड द रिंग भी काफ़ी ज़्यादा कमाल कर रही है। और जो हमारी मर्चेंडाइज है दोस्तों ब्लड लाइन सबसे ज़्यादा मर्चेंडाइज सेल कर रही है। लेकिन आज से 2 हफ्ते पहले दोस्तों जो हमारे ड्रू मैकिंटायर हैं उन्होंने ब्लड लाइन को भी पीछे छोड़ दिया था और वो थे टॉप मर्चेंडाइज सेलर। और अब ब्लड लाइन है तो जो ड्रू मैकिंटायर हैं वो काफ़ी ज़्यादा इस वक्त अच्छा काम कर रहे हैं और काफ़ी ये बिलीव करना मुश्किल है कि कोई भी बंदा ब्लड लाइन की मर्चेंडाइज जो कि काफ़ी ज़्यादा उनकी शर्ट्स हैं तो इस तरह से इनको बीट करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन दोस्तों हमारे मैकिंटायर ने ये चीज़ की और अगर वो क्लैश एट द कैसल में जीत जाते तो फिर तो क्या ही बात थी, वो तो फिर और ज़्यादा बेहतर हो जाता। नेक्स्ट स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों इस मंडे नाइट रॉ में हमने देखा था कि वुमेन्स का जो मैच था वो मेन इवेंट हुआ था। तो दोस्तों इसके पीछे रिपोर्ट ये आई है कि एक्चुअल में ये प्लान्स नहीं थे, बल्कि एक्चुअल में प्लान था कि जजमेंट डे और जो एजे स्टाइल्स और री मिस्टीरियो का मैच है उसको मेन इवेंट में रखा जाए। तो जिस तरह विंस मैकमैन के एरा में भी लास्ट मिनट पर जो है वो डिसीजंस होते थे और चेंजेस किए जाते थे, इसी तरह ट्रिपल एच के एरा में भी ये जो डिसीजन है ये लास्ट मिनट पर किया गया और उसके अलावा
कैंडिस लेरे ने भी उनके साथ आना था रिंग में, लेकिन उनका हमें सिर्फ एक बैकस्टेज से जो है वो सेगमेंट ही देखने को मिला। तो ये भी एक जो है न्यूज़ थी। नेक्स्ट दोस्तों हम बात करते हैं एंड्राडे की। तो दोस्तों एंड्राडे ने रिसेंटली जो शार्लेट फ्लेयर हैं उनके ऊपर कमेंट करते हुए कहा कि वो WWE में क्यों नहीं आ रही। तो यहाँ पर एंड्राडे ने रिवील किया कि उनकी कुछ पर्सनल रीजंस हैं जिसकी वजह से शार्लेट फ्लेयर जो है वो हमें WWE में देखने को नहीं मिल रही, और उन्होंने कहा कि वो उन रीजंस को, मतलब जो भी उनकी रीजंस है उनको वो आगे कुछ इंटरव्यूज़ में बयान भी करेंगी कि वो क्यों नहीं आ रही। बहरहाल तो अभी इस वक्त जो है वो शार्लेट फ्लेयर पहले कहा जा रहा था कि काफ़ी जल्दी हमें देखने को मिलेंगी, लेकिन अभी फ़िलहाल एंड्राडे के अकॉर्डिंग तो वो हमें जो है वो नहीं देखने को मिलेंगी। अभी उनकी कुछ पर्सनल रीजंस है, तो बहरहाल क्या रीजंस है उनके बारे में भी कोई रिपोर्ट आएगी तो मैं आपको बता दूँ। नेक्स्ट स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों हैप्पी कॉर्बिन को हमने लास्ट टाइम आई थिंक 1 या 1.5 महीने पहले देखा था, जब वो एक गाड़ी में JBL की बैठ के चले गए थे। JBL वैसे आए नहीं थे, लेकिन स्पेकुलेट यही किया जा रहा था कि वो JBL हैं। तो दोस्तों उसके बाद से हमने हैप्पी कॉर्बिन को नहीं देखा। तो दोस्तों अब स्पेकुलेशन ये है कि इस हफ्ते की जो दोस्तों फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन है वो सीज़न प्रीमियर है, काफ़ी ज़्यादा बड़ा शो होने वाला है। तो दोस्तों स्पेकुलेट किया जा रही है, सिर्फ स्पेकुलेशन है, कोई इसके पीछे रूमर भी नहीं है और ना ही इसमें कोई सच्चाई है, लेकिन स्पेकुलेट किया जा सकता है कि हो सकता है कि हमें हैप्पी कॉर्बिन भी दोस्तों इस फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के शो में मिले, क्योंकि इस स्मैकडाउन में हमने काफ़ी ज़्यादा और भी चीज़ें देखनी है, जैसा कि ब्लड लाइन भी इस शो में होने वाली है। उसके अलावा दोस्तों लोगन पॉल भी इस शो में होने वाले हैं। तो मतलब काफ़ी ये जो शो है दोस्तों ये जैम पैक्ड होने वाला है। तो अब उम्मीद की जा रही है कि अगर जो हैप्पी कॉर्बिन है उनके लिए कोई मेजर प्लान है WWE के लिए, तो मुझे नहीं लगता कि इस स्मैकडाउन से बेहतर कोई ऑप्शन होगा। LA नाइट के भी जो है वो आ रही हैं रूमर्स के, उनका भी पुश है, तो मे बी LA नाइट और कॉर्बिन के दरमियान भी फ्यूड शुरू करवाई जा सकती है। तो बहरहाल देखते हैं कि फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में क्या होता है। आज की फाइनल स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों रिसेंटली जो हमारे सेथ रॉलिंस हैं उनसे विंस मैकमैन के डिपार्चर के बारे में भी पूछा गया। तो उन्होंने यहाँ पर कहा कि मैं जो है वो बहुत ज़्यादा उसके ऊपर शॉक हो गया था, मैं बिलीव नहीं कर पा रहा था कि ये चीज़ हुई है, और उन्होंने कहा कि मैं इस चीज़ के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था और मैं काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो गया जब मुझे पता लगा कि विंस जो है वो छोड़ गए हैं। उन्होंने यहाँ पर कहा कि मैं जो है वो विंस से बहुत प्यार करता हूँ, मतलब वो मेरे फादर फिगर की तरह हैं, और पिछले 10 साल से मैंने उनके साथ काफ़ी अच्छा जो है वो वक्त गुजारा है, और मैं जो है उस अपनी काफ़ी चीज़ों के लिए उनसे अप्रूवल लेता था। और हमने दोस्तों इनका जो इस साल भी सेगमेंट देखा था वो कितना ज़्यादा फ़नी था, जिसमें जो सेथ रॉलिंस है जब कोडी के साथ उनका मैच होना था तो किस तरह से वो टेबल पर सीधी तरह जंप करके आ गए थे विंस की। तो मतलब काफ़ी इनके दरमियान अच्छी जो है वो हमें बॉन्डिंग देखने को मिली। इसके अलावा उन्होंने कहा कि मैं काफ़ी ज़्यादा शौक था कि क्या हमने ये लास्ट टाइम विंस को देखा है, क्योंकि जब आपके किसी के साथ इतने अच्छे रिलेशंस हो, तो उन्होंने कहा कि मुझे काफ़ी ज़्यादा अजीब लग रहा था और मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैंने अपना एक फ्रेंड और एक मेंटोर को खो दिया है। तो मतलब इससे हमें पता लगता है कि जो विंस हैं दोस्तों उनके कितने अच्छे रिलेशंस थे सेथ रॉलिंस के साथ, और हमने देखा भी था कि सेथ पहले अथॉरिटी के भी अंदर जो है वो पार्ट होते थे, तो इनके दरमियान काफ़ी जो है वो अच्छा रिलेशन था। तो अभी भी अच्छा रिलेशन है, और हम देख सकते हैं कि विंस के जाने के बाद भी जो सेथ हैं दोस्तों वो कितना अच्छा काम कर रहे हैं। तो इससे हमें पता लगता है कि बैक स्टेज पर दोस्तों इन लोगों के दरमियान कितने अच्छे रिलेशन होते हैं। तो आपका इसके बारे में क्या कहना है आप मुझे बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।